हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। सोचिए जरा, अमेरिका का सबसे बदनाम अपराधी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सच में दोनों का कोई कनेक्शन था या फिर ये सिर्फ एक गंदी अफवाह है? आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। खबर क्या है दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत बड़ा नाम रहा है जेफरी एप्स्टीन। ये आदमी यौन अपराधों में दोषी था और बाद में जेल में उसकी मौत हो गई। हाल ही में क्या हुआ, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 लाख पेज के एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज जारी किए। इन्हीं फाइलों को कहा जा रहा है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। विवादित ईमेल में क्या लिखा था? इन फाइलों में जुलाई 2017 का एक ईमेल मिला जिसमें एप्स्टीन ने दावा किया कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी उनकी सलाह पर इजरायल दौरे पर गए और उन्होंने वहां जाकर डांस और सिंग करके अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रभावित किया। ध्यान देना, ये दावा सिर्फ एप्स्टीन के ईमेल में था, कोई सबूत नहीं, कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं। भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने इस खबर पर सख्त प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? एमएई के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, पीएम की जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के अलावा ईमेल में लिखा बाकी सब कुछ एक दोषी अपराधी की ट्रेसी रूमिनेशंस यानी घटिया और बेकार कल्पनाएं हैं। मतलब साफ शब्दों में पीएम मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा सच है, बाकी सारे दावे पूरी तरह बकवास। इन्हें किसी भी तरह के स्कैंडल से जोड़ना गलत। 2017 की इजराइल यात्रा क्यों महत्वपूर्ण थी? ये भारत के किसी पीएम की पहली आधिकारिक इजराइल यात्रा थी। इसमें भारत इजराइल रिश्ते मजबूत हुए, डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ा, इसलिए इस यात्रा को ऐतिहासिक माना जाता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सरकार से सवाल पूछे, इसके बाद ही एमएई ने कड़ा और साफ बयान जारी किया। कुछ हिंदी मीडिया ने इसे सनसनीखेज बनाया, लेकिन सरकार ने साफ कहा ये झूठी कहानी है। आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार क्या है? हथियार नहीं बल्कि झूठी खबरें। आप क्या सोचते हैं? क्या हर लीक हुए डॉक्यूमेंट पर भरोसा कर लेना चाहिए या सरकार का आधिकारिक बयान ज्यादा जरूरी होता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, हमारी जो दूसरी अपडेट है वो ये है, सोचो एक ही रात में पूरे राज्य के 9 शहरों में एक साथ गोलियां चले, बम फटे, पुलिस चौकियां जला दी जाए, मजदूरों के कैंप पर हमला हो जाए और 15 घंटे तक लगातार फायरिंग चले। 31 जनवरी 2026 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यही हुआ। आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। बलूचिस्तान कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। यही इलाका ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। गवादर पोर्ट यही है। लंबे समय से गरीबी, अलगाववाद, सेना बनाम स्थानीय विद्रोही। 31 जनवरी 2026 को क्या हुआ? बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए नाम के संगठन ने पूरे बलूचिस्तान में एक साथ हमले किए। प्रमुख शहर जहां हमले हुए, क्वेटा, गवादर, मस्तूंग, नौस्की, दलबमदीन, खरान, पंजगुर, तुम्प, पाशनी। इसे कहते हैं सिमल्टेनियस अटैक्स, यानी एक साथ कई जगह वार। आतंकियों ने किसे निशाना बनाया? पुलिस चौकियां, फ्रंटियर कॉर्प्स कैंप, आम नागरिक, प्रवासी मजदूरों के कैंप। नागरिकों का नुकसान, कुल 18 नागरिक मारे गए, इनमें से महिलाएं, बच्चे। गवादर के में मजदूर के कैंप पर हमला, 11 मजदूरों की मौत। यानी ये सिर्फ सेना पर नहीं, आम लोगों पर भी हमला था। पाकिस्तान सेना की जवाबी कार्रवाई। सेना ने तुरंत क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन चला लगातार 15 घंटे। परिणाम 92 आतंकी मारे गए, इनमें 3 सुसाइड बॉम्बर भी शामिल। 15 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी शहीद। आईएसपीआर पाक सेना की मीडिया विंग का बयान, हमले विदेश से निर्देशित भारत प्रायोजित आतंकियों द्वारा किए गए, पाकिस्तान का दावा। नोट, आपको मैं बता दूं, भारत ने पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज किया है। नौस्की की घटना। नौस्की जिले में जिलाधिकारी को बंधक बनाया गया, बाद में सेना ने स्थिति संभाली, अधिकारी को बचा लिया गया। यह दिखाता है कि हमला कितना सुनियोजित और खतरनाक था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान सरकार, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी सेना की तारीफ। बलूचिस्तान सीएम सरफराज बुगती, आतंकियों को करारा जवाब दिया गया। बीएलए का दावा। बीएलए ने कहा हमने 84 सुरक्षा कर्मियों को मारा, लेकिन यह दावा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं किया गया।
बड़ी तस्वीर बलूचिस्तान में दशकों से अलगाववादी हिंसा कारण संसाधनों का दोहन, स्थानीय लोगों की नाराजगी, सेना की कड़ी कार्रवाई। यह घटना दिखाती है पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा कितनी कमजोर है। आने वाले समय में सीपेक, गवादर पोर्ट, चीन की चिंता बढ़ेगी। जब एक देश के अंदर ही इतने बड़े स्तर पर हिंसा हो तो सवाल सिर्फ आतंकवाद का नहीं, देश की स्थिति का होता है। आप क्या सोचते हैं, बलूचिस्तान की समस्या सेना से सुलझेगी या बातचीत से? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है वो ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि चीन की सबसे ताकतवर सेना के अपने ही जनरल एक एक करके हटाए जा रहे हैं और इसका सीधा असर भारत चीन बॉर्डर पर पड़ सकता है, तो आप क्या हैरान होंगे? आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। खबर क्या है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ी सफाई अभियान शुरू किया है। नाम दिया गया है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, लेकिन असल में इसे पावर क्लीनअप पॉलिटिकल पर्ज भी कहा जा रहा है। किन किन पर गिरी गाज? रॉकेट फोर्स, यही फोर्स चीन की न्यूक्लियर और मिसाइल ताकत संभालती है। आरोप, मिसाइल खरीद में घोटाले, फर्जी क्वालिटी, लड़ाई के समय मिसाइल फेल होने की आशंका, कई टॉप जनरल और अफसर हटाए गए। वेस्टर्न थिएटर कमांड, यही कमांड भारत चीन बॉर्डर संभालती है। लद्दाख, अरुणाचल, एलएसी, यहाँ से भी कई सीनियर अफसर हटाए गए। कुछ नाम हे वाइडोंग से जुड़े बताए जा रहे हैं, मतलब भारत सीमा पर जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी ही बदल दिए गए। टॉप लेवल झटका, जनरल झांग यूकी जैसे बड़े नाम हटाए गए। ये लोग सीधे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी में थे। सीएमसी चीन की सेना का सबसे ऊपर का दिमाग। इससे साफ है कि शी जिनपिंग अब सेना पर पूरी पकड़ चाहते हैं। शी जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑफिशियल रीजन, भ्रष्टाचार खत्म करना। असली वजह एनालिस्ट मानते हैं सेना में अंधविश्वास नहीं बल्कि डर पैदा करना, जो पूरी तरह शी जिनपिंग के वफादार नहीं, उन्हें हटाना। 2027 तक ताइवान प्लान के लिए सेना को कंट्रोल में लाना, मतलब सेना ताकतवर हो लेकिन सिर्फ मेरे कंट्रोल में हो, यही सी का लक्ष्य है। भारत के लिए इसका क्या मतलब? कमांड कमजोर हो सकती है, अचानक अफसर बदले जाएंगे, अनुभव की कमी आएगी, बॉर्डर पर गलत फैसले हो सकते हैं। इससे एलएसी पर तनाव बढ़ सकता है। चीन की चाल समझना मुश्किल, अंदरूनी कलह, डर का माहौल, सेना स्थिर। ऐसे में चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है। भारत के लिए मौका भी। चीन अभी अपने अंदर ही उलझा है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकता है, सेना की तैयारी और बेहतर कर सकता है, डिप्लोमेसी में बढ़त ले सकता है, लेकिन चौकन्ना रहना जरूरी। ग्लोबल इम्पैक्ट, ताइवान एंगल, 2027 तक ताइवान पर कार्रवाई की चर्चा, लेकिन रॉकेट फोर्स पर सवाल, जनरल हटाए जा रहे हैं। इससे चीन की युद्ध तैयारी पर शक। साउथ चाइना सी प्लस इंडिया बॉर्डर, अनिश्चितता बढ़ी, प्रेडिक्शन मुश्किल, रिस्क भी और अपॉर्चुनिटी भी। जब किसी देश का सेना अपने ही डर में जीने लगे तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है और सबसे ज्यादा कमजोर भी। आप क्या सोचते हैं, क्या शी जिनपिंग की ये सफाई चीन को मजबूत बनाएगी या भारत के खिलाफ खतरा बढ़ाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तो जो हमारी चौथी अपडेट है वो ये है, सोचिए जरा, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद स्टेज से बोले कर्ज मांगते समय मेरा सिर झुक जाता है, तो उस देश की हालत कितनी खराब होगी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने अपनी मजबूरी और दर्द बयां कर दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये कहानी है कर्ज पर चलने वाले देशों की। 31 जनवरी 2026 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में व्यापारियों के एक कार्यक्रम में बोले, जब हम कर्ज मांगने जाते हैं तो सिर झुक जाता है और आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ता है। शहबाज शरीफ ने क्या कहा? पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्हें चीन, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों के सामने जाना पड़ा, अरबों डॉलर का कर्ज मांगना पड़ा। उन्होंने कहा, ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये हमारे लिए अपमानजनक स्थिति है। आर्मी चीफ का रोल, शहबाज शरीफ अकेले नहीं गए, उनके साथ थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। इसका मतलब साफ है, हालत इतनी खराब थी कि सरकार और सेना दोनों को मिलकर कर्ज मांगना पड़ा। पाकिस्तान की हालत क्यों बिगड़ी?
पाकिस्तान की बड़ी गलतियां, ज्यादा आयात कम निर्यात, उद्योग कमजोर, टैक्स सिस्टम खराब, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता, सेना पर जरूरत से ज्यादा खर्च। नतीजा पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। आईएमएफ की मजबूरी, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, लेकिन आईएमएफ फ्री में पैसा नहीं देता। बदले में टैक्स बढ़ाओ, बिजली पेट्रोल पंप महंगा करो, सब्सिडी खत्म करो। शहबाज शरीफ ने खुद माना कर्ज के बदले अनिश्चितता शर्तें माननी पड़ती है। इम्पैक्ट, अब पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है? सरकार के नए कदम, उद्योगों के लिए राहत पैकेज, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश, कर्ज पर निर्भरता कम करने का दावा। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ पैकेज से देश सुधरता है? अगर किसी देश का प्रधानमंत्री कर्ज मांगते समय शर्म महसूस करे तो समझ लीजिए समस्या सिर्फ पैसों की नहीं, नीति और नीयत की भी है। आपसे सवाल, क्या पाकिस्तान कभी कर्ज के जाल से निकल पाएगा या फिर हर साल नई भीख मांगता रहेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखना। तो जो हमारी पांचवी और लास्ट अपडेट है वो ये है, अगर अमेरिका कहे भारत रूस से तेल मत खरीदो वरना 50% टैक्स लगेगा, और उसी समय बोले हमने वेनेजुएला का तेल तुम्हारे लिए सेट कर दिया है, तो सवाल है क्या भारत इतना आसान है कंट्रोल हो जाना? आज की खबर सिर्फ तेल की नहीं, ये खबर है दबाव, टैरिफ, ताकत और भारत के फैसले की। खबर क्या है? 31 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में मीडिया से कहा, हमने डील कर ली है, भारत अब ईरान या रूस से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने इसे कहा कॉन्सेप्ट ऑफ द डील, मतलब डील पूरी तरह पक्की नहीं, लेकिन अमेरिका दबाव बना रहा है। अमेरिका भारत पर दबाव क्यों बना रहा है? वजह नंबर 1, रूस यूक्रेन युद्ध। रूस युद्ध के लिए पैसा जुटाता है, तेल बेचकर भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। अमेरिका को ये पसंद नहीं। वजह नंबर 2, टैरिफ का डर। अमेरिका ने भारत पर 25 से 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। कहा गया अगर रूस से तेल लिया भारी टैक्स लगेगा। भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? रूस का तेल सस्ता, भारत बड़ा देश, ज्यादा जरूरत, सस्ता तेल, पेट्रोल डीजल सस्ता, महंगाई कंट्रोल, गरीब मध्यम वर्ग को राहत, इसलिए भारत ने अपने फायदे का फैसला लिया था। अब वेनेजुएला बीच में क्यों आया? बड़ी घटना, 3 जनवरी 2026 अमेरिका ने दावा किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है। अब अमेरिका कह रहा है वेनेजुएला का तेल अब हमारे कंट्रोल में, और उसी का तेल भारत को ऑफर किया जा रहा है रूस के तेल के विकल्प के तौर पर। भारत वेनेजुएला का सीधा संपर्क, 1 फरवरी से पहले वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज, उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की। बातचीत में क्या तय हुआ? तेल, व्यापार, निवेश। पीएम मोदी का ट्वीट, हम भारत वेनेजुएला संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सहमत हुए। मादुरो गिरफ्तारी के बाद ये पहला बड़ा भारत वेनेजुएला संपर्क था। क्या भारत सच में रूस का तेल छोड़ेगा? सीधा जवाब अभी नहीं कहा जा सकता। क्यों? भारत सरकार ने अब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी। भारत की नीति मल्टी अलाइनमेंट, मतलब किसी एक देश पर निर्भर नहीं। भारत क्या कर रहा है? तेल का डाइवर्सिफिकेशन, मतलब थोड़ा रूस, थोड़ा वेनेजुएला, थोड़ा मिडिल ईस्ट, ताकि कोई देश दबाव ना बना सके। भारत किसी का दुश्मन नहीं, लेकिन किसी का गुलाम भी नहीं। तेल खरीदना भारत का आर्थिक फैसला है, अमेरिका का राजनीतिक दबाव नहीं, और भारत हमेशा अपने फायदे को पहले रखता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अमेरिका दबाव में आकर रूस का तेल छोड़ देना चाहिए या फिर अपने फायदे का रास्ता खुद चुनना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए, आपकी राय सबसे जरूरी है। तो दोस्तों ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।